नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं राजस्थान के भौतिक भाग से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है ये है आपका 077। इससे पहले दोस्तों हमने 4, 5, 6 प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6 ये भी आपके राजस्थान भौतिक भाग से संबंधित थे। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट 7 है ये राजस्थान के भौतिक भाग से संबंधित लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यानी कि हमने जो भी क्वेश्चंस बनते थे राजस्थान के भौतिक भाग से उन सब को हमने एक एक करके देख लिया है दोस्तों। और कोई बच भी गया है तो दोस्तों उनको हमने आपको विस्तार समझाते रहते हैं, तो उसके साथ हमने वो देख लिया। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 07। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सके और इनका लाभ उठा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 07 राजस्थान के भौतिक भाग। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है? ए है 61.11%, बी है 6.89%, सी है 9.3%, डी है 23.3%। दोस्तों आपके राजस्थान के भौतिक भागों को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से पूछा है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है। कितने भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कहा जाता है आपके हाड़ौती क्षेत्र को। किसको? हाड़ौती प्रदेश को या हाड़ौती के पठार को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 6.89%, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 6.89% पर आपके दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है, जिसे आपके हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। 61.11% पर आपके मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। और 9.3% पर है आपके अरावली का विस्तार, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का कितने भूभाग पर विस्तारित है? तो वो है 9.3%। और मैदानी भाग है दोस्तों वो है आपके 23.3%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में औसत वर्षा होती है? ए 20 से 25 सेंटीमीटर, बी है 50 से 80 सेंटीमीटर, सी है 50 से 90 सेंटीमीटर, डी है 80 से 120 सेंटीमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला में औसत वर्षा। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है ये तो आपके कितने प्रतिशत भूभाग में फैली थी? वो फैली थी लगभग 9%, ठीक है, 9%, ठीक है। तो 9% भूभाग पर आपके अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो औसत वर्षा होती है वो होती है आपके 50 से 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो वर्षा होती है औसत वो है आपके 50 से 90 सेंटीमीटर। 20 से 50 ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल में होती है दोस्तों। 0 से 20 तो होती है आपके शुष्क मरुस्थल में वर्षा, 20 से 50 होती है अर्ध मरुस्थल में वर्षा, 50 से 80 है दोस्तों ये आपके मैदानी भाग में होने वाली बरसात है, ठीक है। और 80 से 120 है ये आपके हाड़ौती के पठार में होती है, जो कि सबसे अधिक वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला भौतिक भाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ए 12, बी है 13, सी है 10, डी है 7। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है आपके कितने जिलों में फैली हुई है? तो मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला भौतिक भाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ये आपके राजस्थान का एक भौतिक भाग है, तो इस भौतिक भाग में कितने जिले आते हैं? आपके 4 भौतिक भाग है दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 13 जिले। कितने? 13 जिले, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अरावली आपके 9% भाग पर फैली हुई है दोस्तों, इसमें आपके 13 जिले आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों आपके मरुस्थल का विस्तार है 12 जिलों में। कितने? 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है, 13 जिलों में आपके अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो 10 जिले दे रखे हैं दोस्तों, 10 जिले आपके मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मैदानी भाग में। और 10वीं जो आपके हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार आपके 7 जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मार्च ऑफ डेजर्ट से क्या तात्पर्य है? ए मरुस्थल में ऊंटों की दौड़, बी है मरुस्थल में घोड़ों की दौड़, सी है मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार होना, डी है मरुस्थल में स्थित वन क्षेत्र। मार्च ऑफ डेजर्ट। दोस्तों मार्च ऑफ डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार होना, ठीक है। मार्च ऑफ डेजर्ट का मतलब क्या है? मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार बढ़ना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों मार्च ऑफ डेजर्ट में आपके जो बालू का स्तूप सहायक होते हैं वो होते हैं बरखान है जो आपके मार्च ऑफ डेजर्ट में
सहायक होते हैं। बरखान को आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है, दरियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते रहते हैं, इस तरीके से होते हैं। जैसे ही हवा आई तो यहाँ से हवा लगते लगते ये यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ जाते, फिर हवा लगी, थोड़ी स्पीड में हवा आती है तो ये आगे चलते रहते हैं और मरुस्थल का विस्तार करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में हमादा क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? ए उदयपुर, राजसमंद, पाली, बी है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सी है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, डी है जयपुर, अलवर, भरतपुर। मरुस्थल में हमादा क्षेत्र का विस्तार। दोस्तों हमादा क्या होता है? तो दोस्तों मरुस्थल के बीच जो आपका पथरीला क्षेत्र है, पथरीले क्षेत्र को आपके हमादा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमादा क्षेत्र है आपके राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के जो आपस में सीमा मिलती है, यहाँ पर आपके जो है हमादा क्षेत्र का विस्तार है, जिसमें सर्वाधिक है आपके जैसलमेर में। ठीक है, फिर बाड़मेर में, फिर जोधपुर में, ऐसे करके 3 जिलों में आपके हमादा क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में विस्तार है? ए है 85%, बी है 38%, सी है 62%, डी है 80%। भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में विस्तार है? दोस्तों आपके रेगिस्तान का जो आपके मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके जो रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान या थार का मरुस्थल है, वो आपके 85% तो आपके भारत में है और 15% आपके पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो 85% जो आपके भारत में फैला हुआ है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 62%। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का कुल मरुस्थल है 85% है। ठीक है, 25% आपके भारत में फैला हुआ है। ठीक है, थार का मरुस्थल, जिसमें से 62% आपके राजस्थान में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र राज्य के मरुस्थल के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? ए है 41.5%, बी है 61.11%, सी है 58.5%, डी है 23.3%। दोस्तों यहाँ पे मरुस्थल के बारे में पूछा है आपको। देखिए मरुस्थल के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, न कि राजस्थान के। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। एक तो है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है आपके हमादा क्षेत्र को। ठीक है, हमादा क्षेत्र आपके 41.5% मरुस्थल के भाग पर फैला हुआ है। शेष है जो शेष आपका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। तो 41.5% 100% में से निकालोगे तो पीछे बचेगा 58.5%, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 58.5% पर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र मरुस्थल के भूभाग पर फैला हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस बालू का स्तूप में नगण्य या कम जनसंख्या निवास करती है? ए है अर्धचंद्राकार, बी है अनुप्रस्थाकार, सी है तारानुमा, डी है पैराबोलिक। किस बालू का स्तूप में नगण्य या कम जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों जनसंख्या कम कहाँ पे निवास करेगी? जहां पर आपका मरुस्थल हानिकारक होगा। ठीक है, अस्थिर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है ये आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते हैं तथा आप एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में आपके कम जनसंख्या निवास करती है, ये सबसे हानिकारक होते हैं, अस्थायी होते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को आपके बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान। ये दोस्तों अर्धचंद्राकार इस तरीके से होते हैं, जैसे ही हवा आई तो ये 1-2 दिन में आगे खिसक जाते हैं, फिर थोड़ी हवा आई फिर ये आगे खिसक जाएंगे, फिर हवा आएगी तो ये फिर आगे, यानी कि यहाँ पर अगर कोई आदमी सो गया हो तो 2 दिन में वो पूरा ढक जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई निवास नहीं करता, न के बराबर जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बालू का स्तूप समकोण की स्थिति में होते हैं तथा एक दूसरे पर सटे हुए होते हैं? ए परवलयाकार, बी है तारानुमा, सी है अनुप्रस्थाकार, डी है अनुदैर्ध्याकार। कौन से बालू का स्तूप समकोण की स्थिति में होते हैं? दोस्तों परवलयाकार को आपके पैराबोलिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से बालू का स्तूप आपके समकोण की स्थिति में होते हैं? तो दोस्तों आपको मैं बालू का स्तूप बता दूं, ये इस तरीके से होते हैं ऐसे। ठीक है, एक दूसरे से सटे का मतलब है एक दूसरे के पास पास में होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके समकोण की स्थिति में। देख लीजिए यहाँ पे भी आपका समकोण बन जाएगा, इस पर इस तरफ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये समकोण की स्थिति में आपके बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन बालू को स्तूप को आपके अनुप्रस्थाकार कहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे पर प्रस्थ होते हैं। ये देखो, ये इस पर प्रस्थ है, ये इस पर प्रस्थ है, ये इस पर प्रस्थ है। ये तीनों आपस में 1, ये 2 और 3, ये तीनों आप में एक दूसरे पर प्रस्थ है। ठीक है, सटे हुए हैं
और समकोण की स्थिति में भी है। इन बालू स्तूपों को कहा जाता है अनुप्रस्थाकार। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप है, यहाँ पर आपके सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और अनुप्रस्थाकार जो बालू का स्तूप है आपके सर्वाधिक बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलते हैं? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी सीकर, डी जैसलमेर। अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप। दोस्तों अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप को आपके लहरदार बालू का स्तूप भी कहते हैं, ठीक है। लहरदार ये कुछ इस तरीके से होते हैं दोस्तों ये, और ये जो आपके हवा होती है हवा की गति के समानांतर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ऐसे लंबी रेखाओं के अंदर होते हैं, हवा इनके मध्य में चलती है दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो इनको आपके रेखीय या लहरदार बालू का स्तूप भी कहते हैं, और ये आपके सर्वाधिक जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के भौतिक भाग पूर्वी मैदानी भाग का ढलान है। ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, बी है पार्श्वीय ढलान, सी है पश्चिम से पूर्व की ओर, डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। पूर्वी मैदानी भाग का ढलान। दोस्तों अगर आपने नदियाँ पढ़ी है तो नदियों के अनुसार आपका इसका आंसर बिल्कुल इजी से आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ढलान पूछा है, ढलान किस तरफ है? किसका? मैदानी भाग का। तो दोस्तों आपके जो अरावली है, अरावली और इधर हाड़ौती का पठार है, इनके मध्य जो नदियाँ आती है दोस्तों, तो दोस्तों वो ऐसे आती है। देखिए ये अरावली पर्वत से निकलती है, फिर इधर चलते हुए जैसे बनारसी इस तरफ आती है वापस। निकली किस तरफ से है? तो देखो आपके पश्चिम से निकली है, और जा किस तरफ रही है? वापस पूर्व की ओर जा रही है। देखो ये चंबल आ रही है, चंबल में आके मिल रही है, चंबल भी देखो यहाँ पे इस तरफ ऐसे घूम रही है। इधर से आपके कोठारी नदी भी इधर आ रही है, देखो, ठीक है, आ रही है। फिर बाणगंगा वगैरह वो भी इस तरफ आके यमुना में मिलती है। यानी कि ये देखो आपके पश्चिम की तरफ से आकर पूर्व की तरफ जा रही है। तो दोस्तों राज्य में जो आपके पूर्व मैदानी भाग का ढलान है वो है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मरुस्थल का विस्तार है या ढलान है वो है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और जो आपके पार्श्वीय ढलान है ये है आपके अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला ऐसे है जिसमें इसकी इधर भी जाती है नदियाँ, इधर भी जाती है नदियाँ, तो इसको कहते हैं पार्श्वीय ढलान, दोनों ओर, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर है ये आपके हाड़ौती के पठार का या पूर्वी पठारी प्रदेश का जो आपका भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, उसकी ढलान है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मैदानी भाग की, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का बांगर किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए माही बेसिन क्षेत्र, बी है शुष्क मरुस्थल, सी है अर्ध शुष्क मरुस्थल, डी है अरावली पर्वत प्रदेश। ये मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है, मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल है। राजस्थान का बांगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का बांगर कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आपके घग्गर का मैदान, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी क्षेत्र और लूणी बेसिन का मैदान आता है। इसको सम्मिलित रूप से आपके राजस्थान का बांगर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा होती है दोस्तों 20 से 50 सेमी होती है, ठीक है। और शुष्क मरुस्थल को आपके थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थली या थली। अगला क्वेश्चन है राज्य में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र मरुस्थल के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? ए 41.5%, बी है 61.11%, सी है 58.5%, डी है 80%। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसको तो आपके हमादा क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पे पूछा है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। युक्त मतलब जहाँ पे आपके बालू का स्तूप बनते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था आपके जो हमादा क्षेत्र है, हमादा या बालू का स्तूप युक्त मुक्त क्षेत्र, वो तो है आपके 51.5% पर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो आपके मरुस्थल के 58.5% फैला हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परवलयाकार बालू का स्तूप सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलते हैं? ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी शेखावाटी, डी है जैसलमेर। परवलयाकार बालू का स्तूप सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलते हैं? परवलयाकार को दोस्तों आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप भी कहते हैं, ठीक है, पैराबोलिक। दोस्तों ये आपके हेयर पिन के आकार के होते हैं, इस तरीके से होते हैं, हेयर पिन या बैंड रिंग के आकार के, ये इस तरीके से होते हैं। इनका निर्माण है आपके स्थानीय चक्रवात, जैसे आपके बुबुलिया कहते हैं। तो बुबुलिया यहाँ से उड़ के ऐसे ऐसे जाते हैं और यहाँ आकर आपके रेत का टीला बना देते हैं, तो इसको कहते हैं आपके परवलयाकार। स्थानीय चक्रवात से निर्मित बालू का स्तूप है आपके परवलयाकार या पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये परवलयाकार है और पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक आपके शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के धोरों या बालू का स्तूपों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? ए बरखान, बी है अनुदैर्ध्याकार, सी है अनुप्रस्थाकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, जो आपके 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया था, सर्वाधिक जनसंख्या किस बालू का स्तूप में निवास करती है, किन धोरों में निवास करती है। तो दोस्तों आपके जो बरखान है, बरखान तो है आपके अर्धचंद्राकार, इसके अंदर आपके जो ये आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या निवास कम करती है। सर्वाधिक निवास करती है आपके अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूपों में, जो कि एक दूसरे पर सटे हुए होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं, हवा किधर से भी आओ या हटते नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थाकार। अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम करती है आपके बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों में। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी द्वारा लाठीश्री क्षेत्र जैसलमेर में संचालित सरस्वती परियोजना का संबंध किससे है? ए खनिज तेल से, बी है जीवाश्म ईंधन से, सी है प्राकृतिक गैस से, डी है पेयजल से। ओएनजीसी द्वारा लाठीश्री क्षेत्र जैसलमेर में संचालित सरस्वती परियोजना। दोस्तों लाठीश्री क्षेत्र में आपके जो नलकूप पाए जाते हैं, नलकूप जो कि आपके चांदन गांव में, ठीक है, तो चांदन गांव के नलकूप को आपके थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है, थार का घड़ा कहा जाता है किसे? चांदन गांव नलकूप को। और दोस्तों यहाँ पे आपके लाठीश्री क्षेत्रों में सेवण घास पाई जाती है। कौन सी? सेवण, सबसे पौष्टिक घास होती है दोस्तों सेवण घास। तो दोस्तों आपके लाठीश्री क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा सरस्वती परियोजना चलाई जा रही है। ये परियोजना आपके पेयजल से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पाई जाती है? ए जयपुर, बी बाड़मेर, सी नागौर, डी सीकर। बांका पट्टी, दोस्तों बांका पट्टी का मतलब वही है कुबड़ पट्टी। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी पाई जाती है? कुबड़ पट्टी पाई जाने का क्या कारण है? तो जल में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा, जल में किसकी मात्रा? फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा के कारण आपके फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें आपके दांतों पर पीले धब्बे और शरीर में जो आपके ऐसे कुबड़ निकल जाती है, तो उसे आपके बांका पट्टी कहते हैं। ठीक है, तो आपके राजस्थान में बांका पट्टी पाई जाती है नागौर और अजमेर के मध्य, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नागौर में। अगला क्वेश्चन है, बिलाली चोटी किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी करौली। बिलाली चोटी, बिलाली छोटी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिलाली छोटी है, आपके अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, उदयनाथ पर्वत भी आपके अलवर जिले में है, बिलाली छोटी अलवर जिले में है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में आपके जिस पर्वत के पीछे डूंगरी शब्द आता है वो आपके जयपुर में है, जैसे भीम की डूंगरी, बिजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, ये सारी आपके जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ए नानी सीढ़ी पहाड़ी, बी है मेसा का पठार, सी है बांसदरा पहाड़ी, डी है थम्बोर की पहाड़ी। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण उदयपुर में सज्जन सिंह ने करवाया था दोस्तों। तो सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग आपकी गिरवा की पहाड़ियों में बांसदरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। गिरवा की पहाड़ियों में बांसदरा पहाड़ी पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नानी सीढ़ी पहाड़ी पर आपके सोजत का किला बना हुआ है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। थम्बोर की पहाड़ी पर रणथम्बोर दुर्ग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सीकर में स्थित रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? ए 1001 मीटर, बी है 1055 मीटर, सी है 1224 मीटर, डी है 900 मीटर। दोस्तों रघुनाथगढ़ चोटी है, ये आपके राजस्थान की सबसे ऊतरी चोटी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची ऊतरी चोटी। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये आपके रघुनाथगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 1055 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1055 मीटर ऊंची है रघुनाथगढ़ चोटी, जो कि उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सीकर जिले में स्थित है। दोस्तों 1001 मीटर है, ये तो सही है आपके कमलनाथ चोटी की। किसकी? कमलनाथ चोटी की। याद रखना इंपॉर्टेंट है, देखो बरोबर 1001 एक ही आ रही है दोस्तों। तो कमलनाथ चोटी की ऊंचाई है 1001 मीटर, ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, 900 मीटर है ये आपका सायरा चोटी की ऊंचाई है। किसकी? सायरा पड़ती है उदयपुर में। 1224 है ये आपके कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई है, जो कि आपके राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी या पर्वत जालोर जिले में स्थित नहीं है? ए है जारोला भाकर, बी है इसराना भाकर, सी है रोजा भाकर, डी है कुकरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी या पर्वत जालोर जिले में स्थित नहीं है? दोस्तों अगर आपने मेरे जो पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हो। कैसे? तो दोस्तों मैंने बताया था
जो आपके अरावली की कटी बटी पहाड़ियाँ होती है उसको सिरोही में आपके भाकर कहा जाता है। ठीक है, सिरोही जो स्थानीय भाषा में वहाँ के कटी बटी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। लेकिन कोई पहाड़ी दे रखी है प्लस उसके पीछे आपके भाकर शब्द लगा हुआ है, कोई पहाड़ी का नाम दे रखा है पीछे भाकर शब्द लगा हुआ है, तो आपको सीधे जालोर जाना है। कहाँ पे जाना है? जालोर। तो दोस्तों देखिए, जारोला भाकर, पीछे भाकर आ रहा है, जालोर में स्थित है। इसराना भाकर जालोर में स्थित है, पीछे भाकर आ रहा है। रोजा भाकर, पीछे भाकर आ रहा है, जालोर में स्थित है। और दोस्तों कुकरा की पहाड़ियाँ ये आपके जालोर में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कुकरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित नहीं है, कुकरा की पहाड़ियाँ आपके अजमेर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी सीकर, सी जयपुर, डी उदयपुर। हर्ष पर्वत दोस्तों, एक है हर्ष पर्वत और एक है हर्षनाथ पर्वत। एक है हर्षनाथ पर्वत और एक है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत वहाँ पे है, हर्षनाथ पर्वत कहाँ पे है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हर्ष पर्वत है आपके रेवासा सीकर में स्थित है, जहाँ पर आपके जीण माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों किस पर्वत पर है? हर्ष पर्वत सीकर, इसका राइट आंसर होगा बी। हर्षनाथ पर्वत दोस्तों आपके अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? अलवर में। हर्ष पर्वत सीकर में स्थित है, हर्षनाथ पर्वत अलवर में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर किस पठार में स्थित है? ए बोराट का पठार, बी है उड़िया का पठार, सी है लसड़िया का पठार, डी है आबू का पठार। गुरु शिखर दोस्तों, गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है वो है आपके 1722 मीटर। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे पठार उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई है आपके 1360 मीटर। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। तो दोस्तों राजस्थान जो गुरु शिखर चोटी है ये आपके आबू के पठार में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, न कि उड़िया के पठार में। ऊंचा उड़िया का पठार है लेकिन आबू के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाथीदर्रा या नाल किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी पाली, डी है अजमेर। हाथीदर्रा या नाल किस जिले में स्थित है? नाल कहो या दर्रा कहो दोस्तों एक ही बात है। तो दोस्तों आपके हाथीदर्रा है, हाथीदर्रा के अलावा डेबड़ दर्रा है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है, ये सब दर्रे आपके उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का वह भाग जो माही नदी के किनारे स्थित है कहलाता है? ए देवलिया, बी मेवत, सी है कांठल, डी है छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ जिले का वह भाग जो माही नदी के किनारे स्थित है कहलाता है? तो दोस्तों माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का भाग है प्रतापगढ़ जिले का, उसे आपके कांठल कहा जाता है। क्या? कांठल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके देवलिया है, देवलिया आपके प्रतापगढ़ का ही हिस्सा है। ठीक है, मेवल है दोस्तों आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का स्थान आपके मेवल कहलाता है। छप्पन का मैदान है ये आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का स्थान है, जबकि प्रतापगढ़ का वह भाग जो माही नदी के किनारे क्या कहलाता है? कांठल। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ए सवाईमाधोपुर, बी झालावाड़, सी करौली, डी धौलपुर। राज्य में डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? दोस्तों डांग क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था आपके 2005-06 में। कब किया गया? 2000, इसको री शुरुआत की गई थी 2005-06 में, पुनः शुरुआत। ठीक है, तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो दोस्तों आपके सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ये तीनों जिले आपके डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि झालावाड़ इसमें नहीं आता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से शेरशाह सूरी मारवाड़ के मालदेव से गिरी सुमेल का युद्ध करने मारवाड़ आता है? ए सोमेश्वर दर्रा, बी है हाथीगुड़ा दर्रा, सी है बर दर्रा, डी है केवड़ा की नाल। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि आपके जैतारण पाली में हुआ था। तो दोस्तों मारवाड़ शेरशाह सूरी किस दर्रे से होकर आता है? तो दोस्तों वो आता है बर दर्रे से। बर दर्रा कहाँ पे स्थित है? पाली में, तो बर दर्रा पाली, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। सोमेश्वर दर्रा है दोस्तों ये आपके देसूरी पाली के उत्तर में स्थित है। हाथीगुड़ा दर्रा है ये आपके देसूरी पाली के दक्षिण में स्थित है। केवड़ा की नाल अभी मैंने बताया था ये उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है, डेबड़ दर्रा है, हाथी दर्रा है। ठीक है, ये सब आपके उदयपुर में। हाथीगुड़ा राजसमंद, हाथीगुड़ा पाली में है, हाथी दर्रा है वो आपके उदयपुर में।
अगला क्वेश्चन है उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद, डी चित्तौड़गढ़। उड़िया का पठार दोस्तों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपके 1200 मीटर। गुरु शिखर चोटी आपके आबू के पठार में स्थित है। और उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। आबू का पठार, उड़िया का पठार दोनों आपके सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियां मिलकर किस पठारी क्षेत्र का निर्माण करते हैं? ए भूमट का पठार, बी है लासड़िया का पठार, सी है बोराट का पठार, डी है उड़िया का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियां दोस्तों कुंभलगढ़ की पहाड़ियां आपकी राजसमंद जिले में पड़ती है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में पड़ती है। तो दोस्तों राजसमंद और उदयपुर का जो आपस में मिलता हुआ भाग है, इस तरफ तो आपके कुंभलगढ़ की पहाड़ियां है, इस तरफ आपके गोगुंदा की पहाड़ियां है। तो इस दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपके बोराट का पठार। क्या कहा जाता है? बोराट का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से बोराट का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार आपके राजसमंद और उदयपुर में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक कथन को पढ़ना है ढंग से और आपको कौन सा कथन असत्य लग रहा है उसका जवाब दीजिए। पहला है पीपलूद की पहाड़ियों को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। बी है त्रिकुट पर्वत करौली में तथा त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। सी है बिजोल या भीलवाड़ा से देवली टोक तक का क्षेत्र माल खैराड़ कहलाता है। डी है देवली टोक से देवगढ़ राजसमंद तक का क्षेत्र पेट मांड का मैदान कहलाता है। तो जल्दी से देखिए दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलो दोस्तों चेक करते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों पहला है पीपलूद की पहाड़ियों को राजस्थान का कश्मीर, नहीं बिल्कुल गलत है ये, पहला ही कथन आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है त्रिकुट पर्वत करौली में तथा त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है, राइट है। बिजोल या भीलवाड़ा से देवली टोक तक का क्षेत्र माल खैराड़ कहलाता है, बिल्कुल राइट है। देवली टोक से देवगढ़ राजसमंद तक का क्षेत्र पेटमान का मैदान कहलाता है, बिल्कुल राइट है। यानी आपका ए ऑप्शन है जो असत्य है। दोस्तों पीपलूद की पहाड़ियां आपके जो आपके 56 की पहाड़ियों में स्थित है। पीपलूद की पहाड़ियों को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। किसको? पीपलूद की पहाड़ियों को। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।